क्या दोस्तों आपको पता है विश्व दाता सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कोविड अलार्म विकसित किया है? किस राज्य के जर्दालू आम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 16 जून 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कोविड अलार्म बनाया है? हाल ही में ब्रिटेन देश के वैज्ञानिकों ने एक कोविड अलार्म बनाया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्रिटेन देश। और कोविड अलार्म की बात करें, ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जिसकी मदद से अब भीड़ भाड़ वाली जगहों पर या फिर किसी कमरे में कोरोना संक्रमित शख्स की बिना RT-PCR टेस्ट के आसानी से पहचान हो सकेगी। चाहे दोस्तों थिएटर ही समझ लीजिए या कोई भीड़ भाड़ वाली जगह है, वहां पर कोई भी व्यक्ति ने यदि कोविड-19 से पॉजिटिव है और RT-PCR टेस्ट नहीं करवाया है तो भी इस डिवाइस से पता चल जाएगा। और ब्रिटेन के लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन और डरहम यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी डिवाइस बनाने में सफलता हासिल की है जो महज 15 मिनट में ही यह बता देगा कि कमरे के अंदर मौजूद कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित है या नहीं। दोस्तों 15 मिनट में ही यह पता चल जाएगा इस डिवाइस के जरिए कि कोई भी व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव है या नहीं। और यह डिवाइस कैसे काम करती है वो हमें पता होना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात है कि यह डिवाइस त्वचा और सांसों से बाहर निकलने वाले रसायनों का पता लगाकर संक्रमितों की पहचान करती है। क्या? हमारे त्वचा और सांसों से निकलने वाले रसायनों का पता लगाकर दोस्तों संक्रमितों की पहचान यह डिवाइस कर लेती है। और डिवाइस की कीमत कितनी है? बाप रे, करीब 5.15 लाख रुपए एक डिवाइस की कीमत है। कितनी? 5.15 लाख रुपए। दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस राज्य के जर्दालू आम प्रसिद्ध है? बहुत ही रसीले आम, लेकिन आम का नाम है जर्दालू आम। किस राज्य के जर्दालू आम को GI टैग भी दिया गया है? और हाल ही में यह जर्दालू आम की एक खेप का निर्यात भी किया गया, इसीलिए करंट अफेयर में आया है जर्दालू आम। और यह बिहार राज्य का जर्दालू रसीला आम। दोस्तों हाल ही में सीजन है, आप खा लीजिए। और हमारे गुजरात में फेमस है केसर। केसर आम पूरे विश्व भर में फेमस है और इसका दोस्तों केसरिया रंग है ना, बहुत ही रसीला आम है। एक बार गुजरात आइए और खाइए, बाद में पता चलेगा कि यह केसरिया आम कैसा है। ओके चलिए, पूर्वी क्षेत्र में कृषि निर्यात संभावनाओं को मजबूती देने वाला एक घटनाक्रम सामने आया है। बिहार के भागलपुर से जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि GI प्रमाणित जर्दालू आमों की पहली वाणिज्यिक खेप को आज यूनाइटेड किंगडम में निर्यात किया गया है। दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में यह भागलपुर बिहार के जर्दालू आम की एक खेप को निर्यात किया गया है। और बिहार सरकार भारतीय उच्चायोग और इन्वेस्टर इंडिया के साथ भागीदारी में एपीडा ने रसदार और सुगंधित आमों का निर्यात किया, जिन्हें लखनऊ में एपीडा के पैक हाउस में पैक किया गया और बाद में दोस्तों भेजा गया है यूनाइटेड किंगडम। इसी तरह दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह पैक करके भेजा गया है। अनूठी सुगंध और स्वाद के साथ बिहार के भागलपुर जिले के जर्दालू आम को दोस्तों 2018 में GI प्रमाणन हासिल हुआ था। यह बात याद रख लीजिए कि 2018 में GI प्रमाणन हासिल हुआ था यह जर्दालू आम को। और GI प्रमाणित यह खीर सपाती और लक्ष्मण भोग, यह भी आम के दो प्रकार है, खीर सपाती और लक्ष्मण भोग। कहाँ के? पश्चिम बंगाल की एक अनूठी आम है दोस्तों, दोनों का नाम मत भूलिएगा।
खीर चपाती और लक्ष्मण भोग आपको खानी है आम तो कहाँ जाना है? पश्चिम बंगाल में जाना है। और जर्दालू खाना है तो आपको जाना पड़ेगा बिहार। और केसर खाना है तो आपको आना पड़ेगा गुजरात। और एपिडा ने हाल ही में भारतीय दूतावासों के साथ मिलकर बर्लिन यानी कि जर्मनी के साथ ही जापान में आम महोत्सव का आयोजन भी किया था। किसने? एपिडा ने हमारे भारतीय दूतावास जो जर्मनी के बर्लिन में और जापान में स्थित है उनके साथ मिलकर एक आम महोत्सव का आयोजन भी एपिडा ने किया। और भारत में आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। क्या? फलों का राजा भी कहा जाता है आम। और दोस्तों हमारा नेशनल फ्रूट्स कौन सा है? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और प्राचीन शास्त्रों में इस कल्प वृक्ष यानी कि इच्छित फल देने वाला पेड़ भी कहा जाता था। किसको? आम के पेड़ को। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस संस्थान ने जीवन वायु नामक एक उपकरण विकसित किया है? जीवन वायु नामक एक उपकरण हाल ही में आईआईटी रोपड़ ने विकसित किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आईआईटी रोपड़। और इस उपकरण को इमेज में आप देख सकते हैं। तो जीवन वायु नाम दिया गया है इस उपकरण को। यह देश का पहला ऐसा उपकरण है जो बिना बिजली के भी काम करता है। क्या? बिना बिजली के भी काम करता है। और अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर व ऑक्सीजन पाइपलाइन जैसी दोनों प्रकार की ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों के लिए यह अनुकूलित है। नाम दिया गया है जीवन वायु। विकसित किया है आईआईटी रोपड़ ने। और आईआईटी रोपड़ की एक दोस्तों प्रोफेसर जिसका नाम है डॉक्टर खुशबू राखा, जिन्होंने यह डिवाइस विकसित की है। तो मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर खुशबू राखा, जिन्होंने आईआईटी रोपड़ के एडवांस मटेरियल एंड डिजाइन लैब में उपकरण विकसित किया है, जिसका नाम क्या रखा गया है दोस्तों? मैंने आपको बता दिया। ओके, याद रख लिया? वेरी नाइस। चौथा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? दोस्तों कई बार लगभग एक मंथ में 2 से 3 बार यह माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस करंट अफेयर में रहता है। और हाल ही में माई लैब यह डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अक्षय कुमार। और हाथ में है दोस्तों एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट जिसका नाम है कोविसेल्फ। और कोविसेल्फ को भी किसने विकसित किया है? माई लैब ने। तो बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार को बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दोस्तों विथ इमेजेस में आपको बताने की कोशिश करता हूं क्योंकि आपको लंबे समय तक याद रहे और आपका दिमाग भी दोस्तों इमेजेस के जरिए सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर करके अपने दिमाग में दोस्तों स्टोर करता है। और इसीलिए हमारा यह प्रयास है। अच्छा लगता है? लाइक कीजिए वीडियो को। चलिए आगे बात करते हैं। तो यह घोषणा पुणे स्थित फर्म द्वारा देश की पहली कोविड-19 स्व परीक्षण किट कोविसेल्फ लॉन्च करने के कुछ दिनों बाद ही की गई है। तो यह बात भी याद रख लीजिए कि हमारे भारत देश की पहली कोविड-19 स्व परीक्षण किट का नाम क्या है? तो अक्षय कुमार जी के हाथ में है कोविसेल्फ। और यह हमारे भारत देश की पहली कोविड-19 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट है। और अक्षय के साथ साझेदारी का उद्देश्य क्या है? माई लैब के उत्पादों और कोविसेल्फ जैसी किट के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर तो बनाया है, लेकिन अक्षय कुमार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो 2020 में सुर्खियों में आई थी, वो कौन सी उपलब्धि थी? तो देखो, फोर्ब्स द्वारा जारी की गई सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलेब्स की सूची में हमारे बॉलीवुड के एक अकेले अक्षय कुमार का नाम इस लिस्ट में था। क्या? दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलेब्स की लिस्ट में अकेले अक्षय कुमार ही शामिल थे। और 356 करोड़ की कमाई के साथ अक्षय कुमार इस लिस्ट में 52वें नंबर पर बने हुए हैं। कौन से नंबर पर है? 52वें नंबर पर। पांचवा क्वेश्चन, विश्व दाता सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? हाल ही में यह विश्व दाता सूचकांक 2021 जारी किया गया, जिसमें हमारा भारत देश 14वें स्थान पर रहा है। और यह हमारे लिए गौरवपूर्ण बात है क्योंकि विश्व के दोस्तों जो सभी कंट्री है, यानी कि 20 ऐसे टॉप कंट्री जो विश्व दाता सूचकांक में शामिल है, इसमें हमारा भारत देश इंडिया शामिल हो गया है। तो विश्व दाता सूचकांक 2021 के रिपोर्ट की बात करें
तो भारत दुनिया का 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश है। क्या? विश्व का 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश हमारा इंडिया। और पिछले 10 वर्षों तक भारत 82वें स्थान पर था और 82वें स्थान से हम सीधे पहुंच गए हैं पिछले 10 साल में 14वें स्थान पर। और कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में दान कार्यों के रुझानों का संकेत दिया है। चैरिटीज एंड फाउंडेशन, क्या? चैरिटीज एंड फाउंडेशन के इस वर्ष के सर्वेक्षण में दान और परोपकारी गतिविधियों पर लॉकडाउन के प्रभावों का उल्लेख किया गया। और सर्वेक्षण किस तरह किया गया वो भी देख लो कि विश्व दाता सूचकांक 2009 के बाद दुनिया भर में किया गया ये सर्वेक्षण लगभग 16 लाख लोगों से बातचीत पर आधारित है। क्या? पूरे विश्व में से 16 लाख लोगों से बातचीत की गई इस सर्वेक्षण के बारे में। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दुनिया के शीर्ष 10 दानदाता देशों में बने हुए हैं, यानी कि टॉप पर है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। छठा क्वेश्चन, दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन बना? दोस्तों, दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन गया है इजराइल देश, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इजराइल देश। इजराइल में 15 जून से बंद जगहों पर मास्क लगाने का नियम खत्म हो गया। इस बात का ऐलान इजराइल के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? यूली एडेल्स्टीन ने यह घोषणा की कि 15 जून से यह बंद जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य नहीं है। लेकिन विदेश यात्रा से जुड़े ज्यादातर प्रतिबंध अभी नहीं हटाए गए हैं। उदाहरण के लिए 9 देशों की यात्रा पर अभी भी प्रतिबंध है और इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटाइन नियम भी लागू है और 9 दिन तक क्वारंटाइन रहना भी पड़ता है। और बात करते हैं इजराइल देश की, तो इजराइल देश के ये प्रधानमंत्री दोस्तों एक दिन पहले ही करंट अफेयर में आए थे। इजराइल देश के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? नफ्ताली बेनेट, इमेज में आपने देख लिया। और इजराइल देश की कैपिटल का नाम क्या है? यरूशलेम। इजराइल देश की करेंसी का नाम है इजरायली नई शेकेल और इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। क्या? नेसेट इजराइल की संसद का नाम। 7वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कब तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य तय किया है? हमारी केंद्र सरकार ने यह प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य रखा है। कब तक? मार्च 2024 तक, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मार्च 2024 तक। दोस्तों, हमारी केंद्र सरकार के जो गोल है वो हमें याद रख लेने चाहिए, कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। और श्री मनसुख मांडविया, इमेज में आप देख सकते हैं, मनसुख मांडविया किस मंत्रालय के मंत्री है वो आपको पता है। श्री मनसुख मांडविया जी ने कांगड़ा में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया और इसीलिए यह जन औषधि केंद्र से जुड़ा हुआ क्वेश्चन करंट अफेयर में आया। जन औषधि केंद्रों ने सस्ती और गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाएं बेचने के अलावा लॉकडाउन अवधि के दौरान जरूरतमंद लोगों को राशन किट, पका हुआ भोजन, मुफ्त दवाएं आदि वितरित करने का काम किया है। दोस्तों याद रख लीजिए, जन औषधि केंद्रों में दोस्तों यह सस्ती और गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाएं दी जाती है आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए। और सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों, यानी कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य तय किया है। और 11 जून 2021 तक हमारे भारत देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 7,836 हमारे पूरे भारत देश में जन औषधि केंद्र है। और पूरे हिमाचल प्रदेश में कुल 66 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जिनमें से एक का उद्घाटन हमारे मनसुख मांडविया जी ने किया। और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की बात करें तो PMBJK के तहत देश के सभी जिले शामिल किए गए हैं और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र देश के कोने कोने में लोगों तक सस्ती दवा की आसान पहुंच सुनिश्चित कर रही है। तो याद रख लीजिए क्या लिखा है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, और इन शब्दों को निकाल दिया जाए, पहले पहले अक्षर को जोड़ दिया जाए तो बन जाएगी भारत देश की सबसे बड़ी पार्टी। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में निर्मल मिल्खा सिंह का निधन हो गया, वे कौन थे? दोस्तों हमने यह मिल्खा सिंह के बारे में तो सुना है, हमारे भारत देश के तेज धावक, और मिल्खा सिंह के जीवन पर एक फिल्म भी बनी है और फिल्म में यह हमारे मिल्खा सिंह का किरदार किसने निभाया है, आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन करंट अफेयर में है,
निर्मल मिल्खा सिंह, जिसका हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया, वो मिल्खा सिंह की धर्मपत्नी और वो पूर्व भारतीय वॉलीबॉल टीम की कप्तान रह चुकी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। पूर्व भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की कप्तान निर्मल मिल्खा सिंह कौर, जो स्प्रिंट लीजेंड मिल्खा सिंह की पत्नी है, उनका कोविड-19 संक्रमण के कारण निधन हो गया है। और निर्मल मिल्खा सिंह पंजाब सरकार में महिलाओं के लिए पूर्व खेल निदेशक भी रह चुके हैं। और यहाँ एक शब्द आया मिल्खा सिंह, इमेज में आप देख सकते हैं। मिल्खा सिंह को दोस्तों एक उपनाम भी दिया गया है, क्या? फ्लाइंग सिख का उपनाम दिया गया है। और ऐसे भी न्यूज में आया था कि मिल्खा सिंह को भी कोविड-19 हो गया था, लेकिन उनकी जो तबीयत है वो स्थिर है, यानी कि हालात बहुत ही अच्छे हैं। ओके, नवा क्वेश्चन, सुर्खियों में रही भवानी देवी का संबंध किस खेल से है? इमेज में आप देख सकते हैं भवानी देवी। दोस्तों यह करंट अफेयर में क्यों आया? तो मैंने आपको लगातार 4 दिनों से बात बताई है कि आकाशवाणी की ओर से एक श्रृंखला का आयोजन किया गया है और जो भी ओलंपियन हमारे भारत की ओर से टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेगा, उनके बारे में प्रतिदिन एक व्यक्ति के बारे में बताया जाता है। और इसीलिए सुर्खियों में आई भवानी देवी। भवानी देवी का संबंध तलवारबाजी इवेंट से है, खेल से है, यानी कि इसे इंग्लिश में फेंसिंग बोलते हैं। यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि यह तलवारबाजी किस तरह की जाती है। ओके, यानी कि हमारी भवानी देवी किस खेल से जुड़ी हुई है? तलवारबाजी से। टोक्यो ओलंपिक में अब 40 दिन से कम समय रह गया है और ओलंपिक श्रृंखला में तलवारबाजी में भारत की संभावनाओं और खिलाड़ी, ऐसे भवानी देवी के बारे में बात की गई। और भवानी देवी का जन्म 27 अगस्त 1993 को चेन्नई में हुआ है। उनके जीवन करियर की बात करें तो भवानी देवी वो नाम है जिन्होंने तलवारबाजी में इतिहास रचते हुए ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया और ऐसा करने वाली वे देश की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। याद रख लीजिए, ओलंपिक में यह तलवारबाजी इवेंट में क्वालिफाई करने वाली भारत देश की पहली महिला बन गई है। इमेज आप देख सकते हैं दोस्तों, यह है फेंसिंग की इवेंट। ओके, और 2004 में तमिलनाडु के स्कूलों में तलवारबाजी का खेल शुरू किया गया। तब भवानी ने फेंसिंग की दुनिया में कदम रखा। कब? 2004 में। भवानी देवी ने 2017 में कैनबरा में सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। तो याद रख लीजिए, 2017 में कैनबरा में सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जिसमें हमारे भारत देश की भवानी देवी ने गोल्ड मेडल जीता था। 10वां क्वेश्चन, गेलफंड चैलेंज चेस का खिताब किसने जीता? हाल ही में दोस्तों शतरंज से जुड़ी हुई यह इवेंट आयोजित की गई, जिसका नाम है गेलफंड चैलेंज चेस। और यह हमारे भारत देश के एक जाने माने ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने यह गेलफंड चैलेंज चेस प्रतियोगिता जीत ली है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी गुकेश। और इमेज यहाँ पहचान सकते हैं, यह है डी गुकेश, जिन्होंने हाल ही में दोस्तों यह प्रतियोगिता जीत ली है। तो डी गुकेश ने सनसनीखेज तरीके से $15,000 का गेलफंड चैलेंज चेस का खिताब जीता और इसके साथ ही कोलिन मेल्टा वाटर्स चैंपियनशिप चेस टूर के लिए एक वाइल्ड कार्ड भी जीत लिया है डी गुकेश जी ने। विश्व के 20 जूनियर खिलाड़ियों के बीच जूलियस बेयर शतरंज टूर के दूसरे टूर्नामेंट गेलफंड चैलेंज में चौथे दिन के खेल में अप्रत्याशित परिणामों के बीच शीर्ष पर चल रहे 4 खिलाड़ियों को लगातार 4 जीत से पीछे छोड़ते हुए ओनली फॉर 14 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने पहला स्थान हासिल करते हुए अपने खेल जीवन की ऐतिहासिक खिताबी जीत हासिल की है। और डी गुकेश की बात करें, डी गुकेश जी का जन्म 29 मई 2006 को हुआ। वे एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर है, इमेज में आप देख सकते हैं। और 2019 तक वे दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर और भारत के अब तक के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है डी गुकेश। तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए। 11वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कब से सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग अनिवार्य रूप से लागू की है? हमारी केंद्र सरकार ने दोस्तों कल से यानी कि 15 जून से सभी सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग अनिवार्य रूप से लागू की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 15 जून। केंद्र सरकार ने 15 जून 2021 से सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग अनिवार्य रूप से लागू की। और पहले यह समय दोस्तों 1 जून था,
लेकिन कोविड 19 महामारी के कारण एक पखवाड़े के लिए इसे बढ़ा दिया गया और अब लागू हो गया है 15 जून को। और भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? प्रमोद तिवारी। इमेज में आप देख सकते हैं, हमारे BIS के वर्तमान महानिदेशक है। और गोल्ड हॉलमार्किंग है क्या? गोल्ड हॉलमार्किंग कीमती धातु के लिए एक शुद्धता प्रमाणन है। फिलहाल गोल्ड हॉलमार्किंग स्वैच्छिक है और फिलहाल 40% गोल्ड ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग की जा रही है, लेकिन अब इसे अनिवार्य कर दिया गया है। और भारत सरकार ने सभी नागरिकों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए लगभग हर उत्पाद के लिए कुछ मानकों को अनिवार्य बनाया है। जैसे कृषि क्षेत्र के उत्पादों के लिए क्या है? एग मार्क है। बिजली के उत्पादों के लिए क्या है? ISI मार्क है। और सोने चांदी के आभूषणों के लिए BIS मार्क होना अनिवार्य है, जिसे हम हॉल मार्क भी कह सकते हैं। और सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए दोस्तों FPO मार्क प्राप्त करना अनिवार्य है। दोस्तों आपने कहीं पढ़ा होगा, साइंस में पढ़ा होगा या तो हमारे जियोग्राफी में पढ़ा होगा। ओके, 12वां क्वेश्चन, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? नाटो शिखर सम्मेलन हाल ही में ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्रुसेल्स। नाटो का पूर्ण स्वरूप क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के शासनाध्यक्षों की 31वीं औपचारिक बैठक 14 जून 2021 को बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में आयोजित की गई। और नाटो नेताओं ने प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की, नाटो के भविष्य के बारे में निर्णय लिए और नाटो 2030 एजेंडा के अनुसार नाटो को अनुकूलित करने के लिए एक ठोस उपायों पर सहमति भी व्यक्त की गई। और नाटो के सदस्यों की बात करें तो मूल रूप से नाटो में 12 सदस्य थे, जो अब बढ़कर कितने हो गए हैं? 30 हो गए हैं। और सबसे हालिया सदस्य राज्य कौन है? उत्तर मैसेडोनिया है, जिसे 27 मार्च 2020 को संगठन में जोड़ा गया था। और इच्छुक सदस्यों के रूप में शामिल है बोस्निया और हर्जेगोविया, जॉर्जिया और यूक्रेन। ओके, और नाटो का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है, तो यह बात भी याद रख लीजिए। 2 महत्वपूर्ण फैक्ट आए कि यह नाटो में जुड़ने वाला अंतिम सदस्य देश कौन सा है? उत्तर मैसेडोनिया। और नाटो का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में 3D प्रिंटिंग और फार्मास्यूटिकल्स के एकीकरण से एक नए प्रकार का मास्क किसने तैयार किया है? 3D प्रिंटिंग और फार्मास्यूटिकल्स के एकीकरण से एक नए प्रकार का मास्क विकसित किया है थिंकर टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पुणे ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। और मास्क इमेज में आप देख सकते हैं, पुणे स्थित स्टार्टअप फर्मा थिंकर टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित ये मास्क एंटीवायरल एजेंटों से लेप किए हुए होते हैं, जिन्हें आमतौर पर वायरोसाइड्स के रूप में भी जाना जाता है। और वर्ष 2016 में बनी इस फर्म का दावा है कि ये लागत प्रभावी मास्क सामान्य यानी कि N95 मास्क या 3 लेयर वाला कोई मास्क है 3 प्लाई और कपड़े के मास्कों की तुलना में कोविड-19 के प्रसार को रोकने में अधिक प्रभावी है। यह मास्क जो हाल ही में विकसित किया गया है, इसे नेरुल स्थित मर्क लाइफ साइंसेज के सहयोग से विकसित किया गया, जिसकी अनुसंधान सुविधा का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया गया। और कोटिंग के परीक्षण में पाया गया है कि यह SARS-CoV-2 वायरस को निष्क्रिय कर देता है। और मास्क पर कोटिंग के लिए प्रयुक्त सामग्री सोडियम ओलेफिन सल्फोनेट आधारित एक मिश्रण है। और दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है बारबोरा क्रेचिकोवा ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन ए। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है अर्पिता सोलंकी, रोहित चौधरी, वसावा दीप्तेश, मधु राठौड़, अंकिता ए चौधरी, टीचर हर्षद कलब, कंजरिया रश्मिता, रजनीकांत दूसा। इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है बारबोरा क्रेचिकोवा। और हीराबेन बरंडा, दिव्या पटेल, राजेश कटारा, विष्णुकांत, इला पटेल, उमा सैनी, अमित प्रजापति, विनेश कोले और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है
संजय कुमार, विपुल परमार, मेघा परमार, भरत सौधरिया दसाड़ा, अशोक कोपनिया, करिश्मा पटेल, राजपूत मानसी गणपत और विनेश मेर। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। 3 दिन का राजा पर्व कहां मनाया गया? दोस्तों इमेज आपके सामने है। राजा पर्व भी कहा जाता है, रज पर्व भी कहा जाता है। तो यह 3 दिन का पर्व कहां पर मनाया गया? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। और कल ही इस वीडियो के क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। एक बार लिख देंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और वीडियो वाकई में अच्छा लगा है तो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।